सोचिए, क्या होगा अगर खाना पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, अगले 7 दिनों तक। जीरो फूड, सिर्फ और सिर्फ पानी। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ह्यूमन बॉडी की क्षमताओं और उसकी एंड्योरेंस का एक अल्टीमेट टेस्ट है। इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही जानने वाले हैं कि एक 7 दिन वाटर फास्ट के दौरान हमारे शरीर के अंदर आखिर कौन सी बायोलॉजिकल हलचल होती है। इंटरनेट पर तो आजकल इसे एक चमत्कारी हेल्थ रीसेट बताया जा रहा है, एक जादुई इलाज। लेकिन रुकिए, क्या विज्ञान भी यही कहता है, या फिर ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए एक खतरनाक संकट पैदा कर सकता है? इसका सच इंटरनेट की वायरल वीडियोस में नहीं, बल्कि उन बायोलॉजिकल फैक्ट्स में छिपा है जिन्हें आज हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। इस सफर को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले बेसिक्स, फिर पहला और दूसरा दिन, फिर तीसरा और चौथा दिन, उसके बाद 5वें से 7वें दिन का डेंजर जोन, फिर जानेंगे वेट लॉस का असली सच, और आखिर में फाइनल वर्डिक्ट और सेफ्टी पैरामीटर्स। तो चलिए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 पर, द बेसिक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने के लिए उसकी नींव समझना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि वाटर फास्टिंग आखिर है क्या। देखिए, ये कोई आम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है जहां 16 घंटे बाद खाना खा लिया जाता है। एक सच्चे वाटर फास्ट का मतलब है एक तय समय तक जानबूझकर जीरो फूड और जीरो कैलोरीज लेना, सिर्फ पानी पीना। लोग इसे वजन घटाने या बॉडी डिटॉक्स के लिए करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में शरीर को अंदर ही अंदर एक अलग ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमारा शरीर ना बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स इंजन की तरह काम करता है। जब बाहर से फ्यूल आना बंद हो जाता है तो यह इंजन 4 अलग अलग बैकअप फ्यूल्स पर शिफ्ट होता है। पहला स्टेप है डाइजेशन, जो आखिरी खाना खाया है उसे पचाना। दूसरा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी लिवर में जमा ग्लूकोज को यूज करना। जब वो भी खत्म तो तीसरा स्टेप कीटोजेनेसिस, जहां फैट जलना शुरू होता है। और आखिर में आता है प्रोटियोलाइसिस, यानी जिंदा रहने के लिए शरीर मजबूरन अपनी ही मांसपेशियों यानी मसल्स को तोड़ने लगता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पहला और दूसरा दिन। यहां से सर्वाइवल मोड शुरू होता है। पहले 24 घंटे बहुत तेजी से बदलते हैं। खाना खाने के लगभग 4 घंटे बाद डाइजेशन रुक जाता है। 12 घंटे बाद इंसुलिन का लेवल गिरता है और लिवर अपने ग्लाइकोजन रिजर्व्स को तोड़ना शुरू करता है। ठीक 24 घंटे बाद सारा ग्लूकोज खत्म और यहीं से शरीर कीटोसिस में एंटर करता है, यानी फैट बर्निंग। कमाल की बात यह है कि यही वो वक्त होता है जब भूख अपने सबसे एक्सट्रीम लेवल पर होती है। और लगभग इसी वक्त यानी 24 घंटे के आसपास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है जिसे ऑटोफैजी कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये सेल्यूलर लेवल पर एक स्प्रिंग क्लीनिंग है। जब कोशिकाओं को बाहर से एनर्जी नहीं मिलती तो वो अपने ही खराब और पुराने हिस्सों को रिसाइकल करके उन्हें नए पार्ट से रिप्लेस करने लगती हैं। यही वो सेल्यूलर रिपेयर प्रोसेस है जिसके लिए लोग इतने लंबे उपवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, तीसरा और चौथा दिन। यहां शरीर अपने डीप फास्ट फेज में होता है। अगर इस क्लिनिकल डेटा को देखें तो क्लियर दिखता है कि कैसे ब्लड ग्लूकोज लगातार नीचे जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, जो कि एक कीटोन है, उसकी लाइन तेजी से ऊपर जा रही है। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस क्रॉस होती हैं वो इस बात का डायरेक्ट प्रूफ है कि मेटाबॉलिज्म अब ग्लूकोज छोड़कर पूरी तरह से कीटोन्स पर स्विच हो चुका है। इस कीटोन शिफ्ट का दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। 48 घंटे में ऑटोफेजी अपने पीक पर होती है। 72 घंटे तक आते आते दिमाग अपनी 30% ऊर्जा इन्हीं कीटोन से लेता है, और 96 घंटे बाद ये नंबर बढ़कर 70% तक चला जाता है। कीटोन्स दिमाग के लिए एक सुपर फ्यूल की तरह काम करते हैं। यही वजह है कि तीसरे और चौथे दिन लगभग सभी को एक अजीब सी मेंटल क्लैरिटी और हाई फोकस फील होता है। लेकिन अब आते हैं सेक्शन 4 पर, 5वें से 7वां दिन, द डेंजर जोन। यहां से जटिलताएं बढ़ने लगती हैं। जैसे ही फास्ट 5 दिन का मार्क क्रॉस करता है, शरीर की इंटरनल इमरजेंसी व्यवस्था जवाब देने लगती है। इंसोम्निया यानी नींद ना आना, एक्सट्रीम थकान, चक्कर आना, मुंह सूखना और तेज सरदर्द, ये सब बहुत आम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है और नॉर्मल सिस्टम्स स्ट्रगल करने लगते हैं। और खतरा सिर्फ कैसा फील हो रहा है वहां तक लिमिटेड नहीं है। डेटा स्पष्ट दिखाता है कि 8वें दिन तक आते आते सोडियम और क्लोराइड जैसे बेहद ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स सेफ लिमिट से कहीं नीचे गिर जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हार्ट और नर्व्स को प्रॉपरली चलाने के लिए क्रूशल हैं। इनकी ऐसी कमी एक प्रॉपर मेडिकल क्राइसिस बन सकती है। और अब सेक्शन 5, द वेट लॉस ट्रूथ। आखिर अधिकतर लोग यही सोचकर तो एक्सट्रीम फास्टिंग करते हैं, है ना?
पर इसकी असली बायोलॉजिकल कॉस्ट क्या है? जब डेक्सा स्कैन्स के जरिए बॉडी कॉम्पोजिशन का एग्जैक्ट क्लिनिकल डेटा देखा गया तो सच बहुत चौंकाने वाला था। 10 दिन के फास्ट में सिर्फ फैट ही नहीं पिघल रहा था, बल्कि लीन मास यानी मांसपेशियां भी तेजी से कम हो रही थीं। बॉडी एनर्जी निकालने के लिए अपने ही स्ट्रॉन्ग मसल्स को खा रही थी। और स्टेटिस्टिक्स देखिए, जो टोटल वजन कम हुआ उसमें से 66%, जी हाँ, 2/3 हिस्सा लीन मास यानी मसल्स का था। सिर्फ 34% फैट बर्न हुआ। हमारी मसल्स हमारे मेटाबॉलिज्म का इंजन है, जो हमें फिट और डिजीज फ्री रखती हैं, और यही इंजन ऐसी फास्टिंग में सबसे ज्यादा नष्ट हो रहा है। इस मैसिव मसल लॉस की वजह से ही कई टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अब प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग से किनारा कर लिया है। डॉक्टर पीटर आटिया, जो लॉन्जेविटी और एंटी एजिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि लंबी फास्टिंग से उन्होंने लगातार अपनी मसल्स खोई हैं और अब उन्हें नहीं लगता कि ये ट्रेड ऑफ, ये सौदा किसी भी तरह से उनके लिए फायदेमंद है। ये लॉन्जेविटी स्पेस में बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो आखिर में सेक्शन 6 फाइनल वर्डिक्ट एंड सेफ्टी, इस सब का निचोड़ क्या निकला और सेफ ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? देखिए, इस प्रोसेस को कंप्लीटली समझने के लिए स्टार्वेशन रिस्पॉन्स और स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अंतर को देखना होगा। नॉर्मल स्ट्रेस में बॉडी हाइपर मेटाबॉलिक हो जाती है, यानी फास्ट काम करती है और प्रोटीन जल्दी टूटता है। लेकिन 7 दिन के फास्ट में बॉडी एक हाइपोमेटाबॉलिक स्टार्वेशन रिस्पॉन्स में चली जाती है। वो मेटाबॉलिज्म को एकदम स्लो कर देती है ताकि बची कुछ एनर्जी और प्रोटीन को जितना हो सके बचाया जा सके। बॉडी बेसिकली खुद को जिंदा रखने के लिए एक डिफेंसिव मोड में आ जाती है। सेफ्टी के नज़रिए से देखें तो कुछ लोगों को ऐसी फास्टिंग कभी ट्राई नहीं करनी चाहिए। बच्चे और टीनएजर्स, प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं, 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग, ऐसे लोग जिनका वजन पहले से कम है या जिन्हें कभी ईटिंग डिसऑर्डर्स रहे हैं, इन पॉपुलेशंस के लिए ऐसी फास्टिंग जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि इनकी बॉडी को कांस्टेंट न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत होती है। तो फिर सेफ ऑप्शन आखिर क्या है? अगर ऑटोफेजी और मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी के बेनिफिट्स चाहिए तो 16:8 या 14:10 जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग रूटीन्स बेस्ट और सेफर ऑल्टरनेटिव हैं। यहां अर्ली ऑटोफेजी ट्रिगर होने के सारे फायदे मिल जाते हैं, वो भी बिना कीमती मसल मास को गवाए। ये एक एविडेंस बेस्ड सस्टेनेबल तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सोचने वाला सवाल सामने आता है। अगर 7 दिन लगातार भूखा रहने की आखिरी कीमत हमारी वो मांसपेशियां हैं जो हमें लचीला, जवान और ताकतवर बनाती हैं, तो क्या सिर्फ थोड़े से मेटाबॉलिक रीसेट के लिए इतना बड़ा बलिदान देना सच में समझदारी है? इस पूरे बायोलॉजी और क्लिनिकल डेटा को देखने के बाद शायद हम सबको इस बारे में एक बार फिर से जरूर सोचना चाहिए।